दोस्तों, आज हम विज्ञान का पहला पाठ कक्षा 10 में रासायनिक अपक्रियाओं में समीकरण उसका हम अध्ययन करेंगे। पहला पाठ है ये रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं? बड़ा एक सिंपल सा इसका आंसर है, छोटी सी परिभाषा है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसमें एक मुख्य पॉइंट आया है, नए गुणधर्म। दो या दो से अधिक, एक भी हो, दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ये आपस में पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। बड़ा एक सिंपल सा उदाहरण है, जल का हम उदाहरण ले लेते हैं, पानी का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। इसमें हाइड्रोजन अपना अलग गुणधर्म है, ऑक्सीजन का अपना अलग गुणधर्म है, और ये दोनों मिलकर जिस जल का निर्माण करते हैं, जल का अपना एक नया गुणधर्म, अपना एक अलग गुणधर्म है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जिसकी उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का दहन हो सकता है, तो ये भी एक ज्वलनशील है। लेकिन जो जल है, वो जल की जो प्रकृति है वो आग को बुझाने की प्रकृति है। ये दोनों ही, इन दोनों की प्रकृति से जिस नए पदार्थ का जो निर्माण हुआ है, उसकी जो प्रकृति है वो बिल्कुल ही अलग है, इन सबसे उलट है। तो एक नए गुणधर्म का पदार्थ जन्म हुआ, ये रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत होता है। इसका एक और चीज है रासायनिक अपक्रिया का, जो मुख्य इसका गुण होता है, वो है कि हम किसी भी भौतिक तरीके से हम इसका उलट नहीं कर सकते। उलट का मतलब होता है इसको हम पुनः पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते। इसको हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया को किसी भौतिक विधि द्वारा उलट नहीं कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा होगा रासायन जो भौतिक विधियां थी, जैसे बाष्पीकरण है, बाष्पीकरण के द्वारा हम इसका उलट नहीं कर सकते। ऊर्ध्वपादन है, आसवन है, या अपकेंद्रण है। ये भौतिक विधियां हैं पृथक्करण की, जिसके माध्यम से हम किसी पदार्थ का हम उलट कर सकते हैं। जैसे जल है, जल की जो अवस्था है उसको हम बाष्पीकरण द्वारा, जैसे नमक और जल का अगर घोल है तो ये घुला हुआ है, बाष्पीकरण द्वारा जल का हम बाष्पीकरण कर देंगे और नमक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनको हम पृथक कर सकते हैं, हम इस घोल को अलग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हम कर सकते हैं, इसलिए जल और नमक का घोल की जो क्रिया है वो कभी रासायनिक अपक्रिया नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हम नौशादर और नमक कपूर को जब हम मिलाते हैं तो हम ऊर्ध्वपातन द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ये जो क्रिया है, जो पदार्थ क्या कहते हैं बना है, ये रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन जल को हम किसी भी इस तरह से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को इसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आता है। रासायनिक अपक्रिया में अक्सर होता क्या है, रासायनिक अपक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है तो उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं जो रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत हम शामिल उनको कर सकते हैं। एक अवस्था में परिवर्तन, पहला क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन। अब जैसे हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, और जल क्या है, तरल है, तो ये द्रव है। ये अगर पानी है, द्रव अवस्था में प्राप्त है, तो ये द्रव है। तो इन अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। गैस का, दो गैसें मिलकर एक द्रव का निर्माण कर सकती हैं, दो गैस या दो द्रव मिलकर किसी ठोस का निर्माण कर सकते हैं, या दो ठोस मिलकर किसी गैस का निर्माण कर सकते हैं, गैस का उत्सर्जन कर सकते हैं। तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अपक्रिया से पहले और अपक्रिया के बाद में तापमान में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, अपक्रिया से पहले जिनका जो रंग था, अपक्रिया के बाद में जो रंग होगा वो अलग हो सकता है। तो ये अपक्रिया के अंतर्गत ये 3-4 चीजें हो सकती हैं। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है,
अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद का तापमान टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें हो सकती हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं, उसको आसानी से आपको रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आ जाएंगी। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे भोजन का पाचन, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका जो पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर, हम मुख से लेते हैं, आमाशय में पहुंचता है और छोटी आंत बड़ी आंत में होते हुए जाता है। तो इसका पूरा जो पाचन होता है ये क्या है? ये भोजन का जो पाचन होता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है श्वसन। हर जीवधारी जो भी सजीव है वो श्वसन करता है। अब श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे लोहे पर जंग लगना, इतना जल्दी नहीं, धीरे धीरे ये होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी लोहा है, नमी के साथ अगर बाहर उसको वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर जंग लग जाती है। ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। आखिर दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम किसी भी कंडीशन में जमे हुए दही को दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो दूध से दही का जमना, ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये सभी हमारी दैनिक जीवन में जो घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, जिनको हम अक्सर अपनी आंखों से देखते हैं और कहीं ना कहीं हम इनको महसूस भी करते हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हो रही है। अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होते हैं, जो अभिक्रिया से पूर्व जिनसे होकर अभिक्रिया, जिनसे जो आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं। ऐसे पदार्थ परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का हिस्सा होते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। अब अभिक्रिया के बाद दोनों मिलकर, यानी अभिकारक मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो दो मुख्य चीजें होती हैं, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वे उत्पाद कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया में होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम पुराना वाला ही ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन और एवं हाइड्रोजन मिलकर या अभिक्रिया कर जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया का हिस्सा होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया में होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो नए गुण धर्म का जो भी पदार्थ बनता है वो उत्पाद होता है। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गए, ये दोनों हो गए अभिकारक। क्या हो गए ये, अभिकारक। और ये जल है, जो पानी है, ये क्या हो गया, ये नए गुणधर्म का पदार्थ ये है, इसका निर्माण हुआ तो ये क्या हो गया, उत्पाद। क्लियर। रासायनिक अभिक्रिया में ये दो मुख्य चीजें होती हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक वो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया का हिस्सा होता है, और उत्पाद वो जो नए गुणधर्म का जो पदार्थ बनता है, वो उत्पाद होता है। इसके बाद हमारा अगला विषय आता है रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको हम दर्शाते किस तरह हैं, वो रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा ही दर्शाया जाता है या उसको निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जब हमको निरूपित करते हैं, इसको दर्शाते हैं, क्योंकि बड़ा आसान हो जाता है, हम किसी समीकरण के द्वारा रासायनिक पूरी अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। तो जब हम उसको दर्शाते हैं तो उसके लिए जो भी हम पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में यूज हुए हैं, जिन पदार्थों से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसके लिए हम उनके प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हम उनके प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों को हम सूत्र भी कह देते हैं, सूत्र का इस्तेमाल या उपयोग करते हैं। जैसे हमने पहले समझा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, जल। तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O2। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H2। हम इनके, क्योंकि ये जो अणु है, दो परमाणु मिलकर ही इनका जो अणु के रूप में ही रहते हैं, तो अणु के रूप में O2 को लेंगे और एक अणु के रूप में ही हम हाइड्रोजन को लेंगे। निर्माण कर रहे हैं H2O, जिसका H2O, लेकिन ये अभी संतुलित नहीं है। इसके साथ क्या करते हैं, हम इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाते हैं। अभिक्रिया में भौतिक अवस्था को भी दर्शाते अब उसकी भौतिक अवस्था को, ये भी क्या कहते हैं, हम आगे आपको अच्छे से समझाएंगे किस प्रकार से करते हैं। आप इन चीज़ों को पहले समझ लिए। एक तो ये कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिससे हम किसी अभिक्रिया को आसानी समझ सकते हैं। और जब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो जो उत्पाद हैं और जो अभिकारक हैं, यानी जो अभिक्रिया में शामिल हो रहे हैं और एक नया पदार्थ बनना है, उसमें जो पदार्थ शामिल हुए हैं उनके हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के प्रतीक को, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के प्रतीक को, जो नया
पदार्थ का जो जन्म हुआ है, जो नया पदार्थ बना है, उसमें भी हम उनके प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर जिंक या Fe, कोई भी अगर लोहा है तो हम उसके लिए Fe उसका प्रतीक हो जाता है। कॉपर है तो Cu उसका प्रतीक हो जाता है। तो हम उनको प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाते हैं। भौतिक अवस्थाएं क्या है? जैसे भौतिक अवस्था है, जैसे अगर ठोस है तो उसके लिए हम S लिखेंगे। S क्यों लिखते हैं? क्योंकि इंग्लिश में हम कहते हैं इसको सॉलिड, तो इसका आगे का S लिखते हैं। अगर द्रव है तो इसको हम L, क्योंकि लिक्विड। गैस है यानी G। एक्वस AQ। जिसको कहते हैं जलीय विलयन, यानी जिसमें जल के साथ जो विलयन रहता है उसको जलीय विलयन कहा जाता है। तो इन फॉर्मों को भी हम अभिक्रिया के साथ उसमें लिख देते हैं। ठोस के लिए S लिख देते हैं, अगर वो लिक्विड है तो हम L लिख देते हैं, अगर गैसीय अवस्था में है तो उसको हम G में लिख देते हैं, अगर जलीय विलयन है तो AQ उसको लिखते हैं एक्वस, AQEOUS, एक्वस। अगर हम उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं, आपकी बुक से ही अगर उदाहरण ले लेते हैं तो मैग्नीशियम रेवेन का एक उदाहरण दिया हुआ है आपकी NCERT की बुक में। मैग्नीशियम रेवेन को वायु की उपस्थिति में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT बुक में, तो इसी उदाहरण को ले लेते हैं। तो हम इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg। जब वायु की उपस्थिति की बात हो रही है तो वायु की उपस्थिति के लिए हम ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि किसी वस्तु के दहन के लिए अगर आवश्यक है तो वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित है वही इसके लिए आवश्यक है। तो हम इसके लिए ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु एक साथ रहते हैं तो इसलिए हम इसको O2। अब एक से अधिक है तो इसमें हम धन यानी जमा का चिन्ह लगाएंगे, Mg+O2। इन दोनों अभिकारक है, इन दोनों ने मिलकर निर्माण किया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है, इसमें हम लगाते हैं एक तीर का निशान। जो तीर का निशान है ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जो तीर का निशान है ये, और इसका जो सिरा है, इस सिरा वाला जो हिस्सा रहता है वो उत्पाद की तरफ रहता है। तो उत्पाद किया हुआ उत्पाद जो बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ये उत्पाद है, मैग्नीशियम वायु में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोष्टक में ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही इसका दहन होता है। तो उसको सूत्र के द्वारा हम इस प्रकार से इतनी बड़ी बात को हम बड़े छोटे से एक लाइन में इसको बड़ी आसानी से दर्शा सकते हैं। तो इससे हमें ये क्या बन गया, इसका एक रासायनिक समीकरण है। क्या है ये? इसका रासायनिक समीकरण। तो उसमें जो तीर का निशान है ये अभिक्रिया को दर्शाता है, और इसका जो सिरा होता है इस पर हम उत्पाद को लिखते हैं, तो MgO। समझ में आया? और इसमें ऑक्सीजन के 2 और इधर ऑक्सीजन का 1,
तो इस प्रकार का जो समीकरण है, ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है, तो इसको हम असंतुलित समीकरण भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोग इसको कंकाल समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल समीकरण, कंकाल समीकरण। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसकी भौतिक अवस्थाओं को, भौतिक अवस्था में mg क्या है? ये ठोस है, ठोस के लिए हम सॉलिड लिखेंगे। O2 क्या है? गैस है, तो ये गैस। और MgO ये भी ठोस है, इसका जो रिबन का जो चूरा बनता है वो भी ठोस बनता है, दहन के पश्चात जो राख बनती है वो भी सॉलिड होती है, तो ये S। तो इसकी भौतिक अवस्थाओं को भी हमने इसमें दर्शा दिया कि ये ठोस में, ये गैस में, और ये जो उत्पाद बना वो भी। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम ये जो असंतुलित समीकरण है इसको संतुलन भी समझ लेते हैं इसके साथ भी। अब क्रिया को संतुलित करना, यानी इस अपक्रिया को हम संतुलित कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये असंतुलित है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इसमें 2 एटम है, 2 परमाणु हैं, और यहाँ पर 1 है। किसी भी अभिक्रिया में ये सिद्धांत है कि नया पदार्थ जरूर बनता है, लेकिन अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जो एटम की संख्या है, जो परमाणुओं की संख्या है, वो हमेशा समान रहती है। न तो नया कोई परमाणु बनता है, न कोई परमाणु नष्ट होता है, न कोई एटम नया बनता है, न नष्ट होता है। अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ हैं उनके एटमों की संख्या हमेशा बराबर रहती है। यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगी। तो इसको संतुलन किस प्रकार से करना है कि कितने एटम ने भाग लिया और कितने एटम बने, इस चीज़ को हम समझने के लिए एक यहाँ पे हम आसान करने के लिए, समझने के लिए लिख सकते हैं उत्पाद और अभिकारक, और यहाँ तत्व का एक छोटी सी सारणी सी बना लेते हैं। Mg तत्व है,